बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के जो गैर वाज़ेह असरात हैं वो ख़तरनाक हद तक उसके मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ड्राउट बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम रेन पैटर्न की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। ग्लेशियर्स पाकिस्तान में 7,000 के करीब ऐसे हैं जो ख़तरनाक हद तक पिघल रहे हैं। और अब तो एक नई चीज़ नज़र आ रही है, क्लाउड बर्स्ट नज़र आता है और फ्लैश फ्लैग, जिससे हमें जानी और माली दोनों नुकसान बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। अपडेटेड जो मौसम रहे हैं उस हवाले से जो तबाही हुई है उसमें वादी नीलम, बाबूसर टॉप में क्लाउड ब्रस्ट से तबाही, नदी नाले जो है वो बिफर गए हैं। दयामिर में 15 मकामात शदीद मुतासर हैं। देवसलाई में जो टूरिस्ट थे वो मिसिंग हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हुए हुए हैं। आज ही एक वीडियो जो है पिंडी की वो मंजर आम पर नजर आई है, जिसमें बाप बेटी जो है सैलाबी रेले में गाड़ी समेत बह गए हैं। तलाश जारी है, रेस्क्यू का काम अब रोक दिया गया है क्योंकि अंधेरा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 टूरिस्ट हैं जो कि जाबाक हो चुके हैं और 15 जो है अब तक मिसिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज अब कोई हाइपोथेसिस नहीं रह चुका, बल्कि ख़तरनाक एक हकीकत जो है वो बनकर दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। सिर्फ यही बात नहीं कर रहे हैं कि तरक्की पजीर ममालिक इससे सफ़र करें, बल्कि अब तो डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो है, अब अमरीका की मिसाल ताज़ा तरीन है जहाँ पर सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी है। पाकिस्तान जो कि क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासर रहा है और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बहुत सारे दीगर जो वफाकी वज़रा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इस केस को लेकर दुनिया के सामने भी गए हैं और क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से भी बात की है। $100 अरब सालाना देने के हवाले से जो बात की गई थी उस पर कुछ पैसे मिले हैं, बाकी प्लेजेस बाकी हैं। आज ही वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक खिताब किया, एक उन्होंने इवेंट अटेंड किया था जिसमें उन्होंने दोबारा जो है आलमी दुनिया को इस ख़तरनाक सिचुएशन से आगाह किया और कहा कि जी अब आप जो एक ज़माने में डू मोर का मुतालबा करते थे, अब तरक्की पजीर ममालिक जो कि सफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान जो कि शदीद सफ़र करने वाले मुल्क में शामिल है, डू मोर का तकाजा कर रहा है। तो जितने भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है इस हवाले से दी जाए और तमाम दुनिया के ममालिक को इस पर इस संगीनी का जो है वो उसका इदराक होना चाहिए और मिल बैठ कर जो है इसका सलूशन निकालना चाहिए। हुकूमत भी क्लाइमेट चेंज को 5 ईज़ पॉलिसी और प्लानिंग के तहत जो एड्रेस कर रही है। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है नाजरीन, वो ये है कि तकरीबन 30 साल हो गए हैं जो एक गर्मी की जो शिद्दत है उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। तो क्यों इन 30 सालों से जो है वो क्लाइमेट पॉलिसी अपनाई नहीं गई, अगर मौजूद थी, और अगर नहीं मौजूद थी तो बनाई क्यों नहीं गई? दूसरा सवाल ये आ जाता है कि जी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा रेस्क्यू का निज़ाम है, वो हमें कहीं क्यों नज़र नहीं आती है? नदी नालों दरियाओं पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। अब आप जाके देखें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में दरियाओं के किनारे इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर कैफ़ेज़ बने, ढाबे बने हुए हैं, होटल्स वहाँ पर मौजूद हैं। और जब क्लाउड बर्स्ट होता है और एकदम से सैलाबी रेला आता है तो इतनी तबाही मचा देता है कि उसका अजाला मुमकिन नहीं है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम आज जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो आवाम के शऊर की बात करेंगे। सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज कितनी ख़तरनाक हद तक जो है वो संगीन होता जा रहा है। तो आप अपने अहलो खाना के साथ जो है वो आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, तो क्या आप अपनी जान को और अपने ख़ानदान की जान को जो है वो क्यों दाव पे लगाते हैं? इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी जो है ना वो हम देना चाहेंगे आवाम को, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एजाज़ अहमद, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज के हवाले से। डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ DGSDMA आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार वहीद साहब भी मौजूद होंगे। एजाज साहब, जिस तरह मैंने कहा कि अब कोई हाइपोथेसिस नहीं रह गई, अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इतना ख़तरनाक हो चुका है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। हम बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन अब एक टर्म जो मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में भी यूज़ की, ग्लोबल बॉयलिंग जो है उसका ये आगाज़ है। आप ये क्या समझते हैं, ऐसा ही है? जी, बहुत शुक्रिया। अहम मौजू है जिसके ऊपर लोगों की आगाही, जिस आपने शुरू में कहा, बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ अभी तो नहीं पहुंचा, लेकिन अगर हमारे हालात इसी तरह रहे तो मे बी अगले 50-60 साल बाद जो है सूरत हाल इस तरफ चली जाए। आपने जो एक अहम बात जो है वो मैं समझता हूँ इंट्रोडक्शन में जो कही वो है अवेयरनेस के हवाले से।
अब अवेयरनेस जो है वो हमें सबको पता है कि इस वक्त हालात नॉर्दर्न एरिया में या जो भी ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है वो बहुत ख़राब हैं। उस तरफ जाने से पहले में सोचना जो है वो चाहिए। फैमिली को साथ जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि रेस्क्यू को किस तरह, अगर एक ज़माने में सिविल डिफेंस का एक महकमा होता था जिसका काम शहरियों को ट्रेन करना था इस किसी भी किस्म की जो है वो सूरत हाल से निपटने के लिए। अब वो उस तरह की ट्रेनिंग हमारी नहीं है, तो अल्टीमेटली जो है वो ज़िंदगी जो है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो अब जो ग्लोबल नॉर्म है अगर हम वो देखें वो भी तब्दील हो रहा है। आपने जिस तरह कहा अमेरिका में या यूरोप में शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं, जो दर्जा हरारत है वो जो हिस्टोरिकल था उससे बहुत बढ़ गया है, तो अब नया नॉर्मल जो है वो बन गया। इसी तरह हमारी जो गर्मियाँ शुरू में जो है इस साल के शुरू में जब बारिशों की ज़रूरत थी, उस वक्त तकरीबन 3 महीने बगैर बारिशों के इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके जो हैं वो उससे मुतासर हुए, बारिशें ना होने की वजह से। ड्राउट का जो है एक बड़ा स्पेल था। और अब जो है मॉनसून, अर्ली मॉनसून जो है वो शुरू हो गया, और बहुत ही मैसिव जो है मॉनसून जो है ये इस बार जो गुजरा है, हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है उसमें जो मैं समझता हूँ एक बुनियादी चीज़ हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं कि हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हम वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो अर्बन प्लानिंग है वो मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग जो है वो बहुत ज़ोरों पे है। हमारी जो जनरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरह हैं कि हम जो जंगल है उसको काट के वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग बना रहे हैं, कंक्रीट जंगल जो है वो बना रहे हैं। इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली जो कल एक नूरपुर शाह में जो मैसिव फ्लड आया, वो भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई ऐसा डेवलपमेंट की स्कीम वहाँ पे इनिशिएट हुई है जिसकी वजह से दरिया का रुख जो है वो तब्दील हुआ है और अल्टीमेटली वो सारा मैसिव जो है वो नुकसान हुआ वहाँ पे। ठीक है जी जी सर। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको बैठ के देखने की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। आपने पॉलिसी की बात की, एक चीज़ मैं ज़रूर उसमें ऐड करूँगा। पॉलिसी मौजूद है, पॉलिसी जो है 2012 में बनी और उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो भी मौजूद है, लेकिन उसको इन ट्रू स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करने का जो है वो फुकदान है। ठीक है रिजवान साहब, क्लाइमेट चेंज का जो एक इस वक्त एक हमें चैलेंज है, पूरी दुनिया को ही चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि तरक्की पजीर मुल्क में है और 2022 का सैलाब हम नहीं भूले, उसमें कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं। उसके बाद सर हमारे मुल्क में जो जितने भी इदारे हैं या ये जो आपका डोमेन है इमरजेंसी सर्विसेज पाकिस्तान का, क्या हमने मौजूदा सूरत हाल जो कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा चैलेंज है उस वाले से कोई तैयारी हमारी है अच्छी? बहुत सारे सवालात उठे हैं अभी जो स्वात में सैलाबी रेला आया और ऐसी जगह थी जो कि खुश थी और अचानक से पानी आया और इतना फ्लो था कि वो इतनी जाने चली गई। उसमें हमने देखा रेस्क्यू का इंतज़ाम सही नहीं था, बहुत सारे सवालात उठ गए उस वक्त। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो दौरा भी किया था सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र, NDMA में रेस्क्यू इदारों में एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी हिदायत भी दी थी। क्या कहेंगे सर आप? जी, अगर आपको 2005 का ज़लज़ला याद हो और उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, बाहर से टीमें आ रही थी और हमारे पास अपना कोई निज़ाम नहीं था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके बाद हमने 2004 में शुरू किया, 2005 में ज़लज़ला आया। वी टुक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स थी वो हमने पहली बनाई और उसको आज वो अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाई होने वाली पहली हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है जो कि पूरे जनूबी एशिया में पहली सर्टिफाई हुई है। सो आज जो फर्स्ट राइट टू लाइफ था वो एक पहली बार लाहौर शहर से शुरू हुआ, आज पंजाब के तमाम अजला में और तहसीलों में हो गया और अब इस ADP के अंदर उन्होंने उसको टाउन लेवल पे भी एक्सपेंशन जो है वो कर दी है। सो ये तो था बुनियादी इमरजेंसी एम्बुलेंस रेस्क्यू और फायर सर्विसेज जो पहले नहीं मिलती थी, लोग सड़क पे पड़े होते थे, उस वक्त कोई हेल्प करने वाला नहीं था, खून बहने की वजह से लोगों का डेथ हो जाती थी और लोग घबराते थे मेडिको लीगल रीजंस की वजह से। तो आज एक बहुत बड़ा ये पैराडाइम शिफ्ट आई है जो कि हो गई है। आज 1,70,00,000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और ये जो आप 2 साल पहले के फ्लड की बात कर रही हैं, जब सतलुज के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया, बहुत अरसे बाद आया, तो हमने कसूर से लेकर
पंजनाथ तक पूरा का पूरा बहावलपुर वहां से आगे सारा उसको मैनेज किया और डे एंड नाइट ऑपरेशन किया। आई थिंक 2 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस वक्त हमने वहां से इवैक्यूएट किया और टाइमली इवैक्यूएशन की वजह से अल्लाह का शुक्र है तो उस तरह से हम बात नहीं हुई। अब रह गया इशू कि हमने आज ये रिस्पांस कैपेबिलिटी तो बिल्ड कर ली है, ये पंजाब कर ली है हमने। अब इशू ये है कि हम ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह अभी भी हमारे बस सिंध के 300 लोग ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है लाहौर में, इसी तरह से हमने खैबर पख्तूनख्वा को भी ट्रेनिंग दी। और वो अब 18वीं तरमीम के बाद ये बेसिकली सूबों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके मेयार, उसके स्टैंडर्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो, और उनको जो जो चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें। तो ये तो हो गया बुनियादी तौर पे जो रिस्पांस का मैकेनिज्म है कि अगर आज पंजाब में एक मॉडल मौजूद है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, ना वेस्ट की बात कर रहा, ना कुछ और। आज अगर 1,70,00,000 रेस्क्यू हुए हैं, फायर सर्विस ने 2,70,000 फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके आज 700 अरब से ज्यादा के नुकसान बचाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने जो कहते थे हो ही नहीं सकती, आज उसने 35 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड करके 4 मिनट का अपना रिस्पॉन्स टाइम शहरों में बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनल अचीवमेंट है। तो ये सारी चीजें इसी की वजह से, यूएन सर्टिफिकेशन की वजह से हम टर्की भी रिस्पॉन्ड किया और अगले दिन ही हमने टर्की में जाके अदीयमन में 15 लोगों को जिंदा निकाला, कुछ 150 करीब हमने बिल्डिंगें सर्च की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर चेंज आया। लेकिन ये था एक बेसिक राइट टू जो टाइमली इमरजेंसी केयर है, जो एक बुनियादी हक है कि ये ना हो कि आप ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ हो जाए, आपको हार्ट जब अटैक हो रहा है उस वक्त भी आपको कुछ ना मिले। तो ये हमारी बुनियादी चीजें मिसिंग थी। अब रह गया कि प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड देन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। वो अगर हम देख लें कि पहले तो सबकी जो तैयारी उस लेवल पे क्या है और हमें रखनी है, किस लेवल पे रखनी है, वो है। दूसरा है कि ये होने से रोका जाए। जिस तरह आपने कहा कि जी सतलुज में अब इतना अरसा चूंकि फ्लड नहीं आया था, लोगों की टेंडेंसी बन गई, वहां पे बिल्डिंग शुरू हो गई, तो ये तो था रिवराइन फ्लड्स। जब अब हिल टॉरेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपने हमेशा देखा है, कुछ अर्सा पहले दरिया सवात में भी इससे पहले आया था, आपको याद होगा, होटल्स और वहां पे बने हुए थे, जी। दूसरी चीजें। आई थिंक वो लेसन लर्न था, उससे आगे फिर हमें इस किस्म की कोई चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो हिल टॉरेंट्स आते हैं, जो कि रिसेंटली हमने फिर इसी तरह चकवाल में एक अनप्रेसिडेंटेड देखा, जिसकी वजह से फिर हमारा वो नीचे आके उसने झेलम पिंडी में भी हुआ, बिनाला लई पहले था, अभी फिर दोबारा से उधर आया, और फिर उसके बाद अब जो है वो हमारा नीचे उसने झेलम तक जाके इफेक्ट किया, जो अनप्रेसिडेंटेड नालों में दोबारा से हमने एक्टिविटी देखी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहां पे भी रिस्पॉन्स टाइमली होने से कोई डेथ उस तरह नहीं हुई। जो कुछ थोड़ी सी डेथ्स आई भी, वो ड्राउनिंग की वो जो थी, वो ज्यादातर बच्चे कुछ पॉन्ड्स में गए या कुछ और। जो उससे भी ज्यादा बड़ा मसला है वो है प्लान जो अर्बनाइजेशन है, जो हमारी इस वक्त लोग शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये जितनी डेथ्स हुई वहां पे, अभी को 120 डेथ्स हुई हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, अगर मैं आपको बताता तो उसमें 371 स्ट्रक्चर कोलैप्स हुए, यानी 370 से ज्यादा जो छतें गिरी हैं या घर गिरे हैं। क्योंकि लोग कोई भी ऊपर चढ़ के अपनी छत तक को चेक करना गवारा नहीं करता और अपना कूड़ा जितना निकाल के वो सारा का सारा नालियों के अंदर फेंकता है, ताकि अगली बार जितनी बारिशें हो वहां पे सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हो। और जो हमारा ड्रेनेज का निज़ाम है, आज आज भी हम एवेलुएट कर रहे थे, जिस वक्त देख रहे थे, तो मुझे मुख्तलिफ अजला में जिस वक्त वो थे, कसूर, ठीक इस तरह और कई ठीक है जगह, सर, आपका वहां पॉइंट पे आ वो गया। उन्होंने दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों ने फेंक फेंक के मेहनत करके उसको ब्लॉक किया हुआ सारे के सारे ठीक है। नालों को। तो ठीक है सर। सो दिस इज अ चैलेंज दैट आई थिंक वी नीड टू अप्रोप्रिएटली एड्रेस, जहां पे लोगों की अवेयरनेस एंड एवरीबॉडी विल हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक हम है, ना हमारे सिर्फ प्रोग्राम गवर्नमेंट करने का को, मकसद भी यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो वैसे क्लाइमेट चेंज के चैलेंज हैं, साथ साथ आवाम की अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए ये प्रोग्राम जो है इस हवाले से बहुत अहमियत अब आप रखता है। सोचे ना, अरबों जी। रुपए की आप सड़कें बनाते हैं और आप ठीक क्या सर। करते हैं, आप अपना सारा कूड़ा निकाल के अपना घर तो साफ कर लेते हैं, जी लेकिन जी नालियों बिल्कुल। में फेंकते हैं। ठीक है, 6 साल में पानी नदी खड़ा नालों होता है, की 2 साल सफाई में के हवाले सड़क से बन तो हम जाती बात है। करेंगे। सर सरदार वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं सर, आज़ाद जम्मू कश्मीर जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, सबका दिल खिंचा चला जाता है। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में जब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और ये जो साल है ये पहला साल नहीं है, इससे पिछले साल, उससे भी पिछले साल जो है हम इस तरह की तबाही के मनाजिर देख चुके हैं, जो कि नागहानी आफत को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सर इंसान का इसमें अमल दखल कितना है जिसने इस तबाही को मजीद बढ़ाया है? देखिए, आज़ाद कश्मीर जैसा आपने फरमाया कि वाकई जन्नत नज़ीर है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक इशू ये है कि जो घरों के लिए हमारे पास जगह और पर जो हाउस होल्ड जगह अवेलेबल है वो कम है, और लोगों का रुझान ज़्यादा शहरों की तरफ है, पहाड़ी इलाकों की तरफ से। और जो हमारे नदी नाले हैं, अनफॉर्चुनेटली ज़लज़ले के बाद इसमें ज़्यादा रुझान आ गया है कि लोग
जहाँ उन्हें ज़मीन मैसर आती है घर बना देते हैं, और नदी नाले और दरिया ज़ाहिर है अपना रास्ता वो रीगैन करते हैं। उसकी वजह से हमारे नुकसानात के अंदाजा हमेशा ज़्यादा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली इस साल ये भी हुआ है कि हमारे 5 क्लाउड बस्ट हुए हैं, और एक क्लाउड बस्ट जो प्री मानसून था उसमें 5 डेथ्स हुई हैं। बाकी क्लाउड बस्ट में अब तक हमारे नुकसानात नहीं हुए कि हम चूँकि अलर्ट थे, लेकिन ये खतरा बहरहाल मौजूद है कि ये जो नदी नाले इनक्रोच हुए हैं, दरियाओं के पास लोगों ने घर बना लिए हैं, तो ये यकीनन मुस्तकबिल में भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सर सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि पहले से ही वार्निंग क्यों महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग दी जाती है कि भाई ये जितने टूरिस्ट हैं ये इस सीज़न में जो है यहाँ पर ना आए। दूसरी बात आपने की जी, ठीक है आपने बात की, हम भी इस पे बारहा बात कर चुके हैं कि जी वहाँ पे जो दरिया हैं उन दरिया के किनारे इस तरह होटल्स बना देना, इस पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये भी एक माफिया है और वक्ती तौर पे तो हमें नज़र आता है कि उस पर काम किया जा रहा है कि उसके बाद दोबारा वो एक्टिव हो जाता है माफिया। तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए देखिए मैं यही बात कर रही हूँ कि इंसान क्या का अमल दखल इस तबाही को बढ़ाने में कितना है। जी देखिए, जाहिर है नेचर के साथ हम अगर खिलवाड़ करेंगे तो वो अपना रास्ता खुद लेती है। नेचर के खिलाफ हमने किया, जैसे आज हमारा सरदारी एक जगह नीलम वैली में, वहाँ हल्का सा क्लाउड बस्ट हुआ तो जो नुकसान हुआ वो सब वहाँ ये हुआ कि जो हमने छड़े छड़े और जो होटल इस तरह के दरिया के बिल्कुल बीच जाके बनाए थे चीजें, तो वो निकले, लेकिन हमारा जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। तो ये सारे का सारा इंसानों का ही किया धरा है कि हम नेचर को प्रिजर्व नहीं रखते, और दूर दराज इलाकों में बिल्कुल जैसे हमारी नीलम वैली है, लीपा वैली है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की उस तरह की अप्रोच नहीं होती, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं होती, तो ये इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी। सर अभी तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान जो है वो रेस्क्यू कर रहा है और बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है। आप हमें क्या बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर की? रास्तों के हवाले से भी बता दीजिएगा कि वो जो रास्ते बंद कर दिए गए थे, फिर लापता अफराद है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या है, बलाई इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ तक निकालने का क्या इकदाम किए जा रहे हैं, शॉर्टली बता दीजिएगा सर। देखिए हमारा जो दो वादियां अलग अलग हैं, एक नीलम वैली है। नीलम वैली की हद तक तो मामला स्मूथ हो गए हैं, इसलिए कि हमारा कोई भी सयाह इस वक्त फंसा हुआ नहीं है। कल एक क्लाउड बस्ट हुआ था, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, स्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। इसी के साथ मुल्ली का जो दूसरी वैली है वो KPK में आती है, और वहाँ कल ज्यादा नुकसान हुआ है। जो नीलम वैली साइड पे चूंकि स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है, लेकिन टूरिस्ट जितने भी थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया और इंसानी जानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर। एजाज साहब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और एशिया के 18 इदारों के माहिरीन की एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया कि 1990 से 2006 के दौरान जो हीट वेव के दिनों की जो औसत सालाना तादाद है वो 12 थी, और 2007 से 2023 में बढ़कर ये 19.3 तक पहुंच चुकी है। इतना चैलेंज है ये सर, मतलब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये जो कोप्स हमें नज़र आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो नज़र आती हैं पार्टीज़ की, आपको क्या नज़र आता है कि इसमें कुछ वाकई अमलन कोई काम हो रहा है या वही गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन वाला वो होता है इवेंट? जी, इसमें दोनों पहलू हैं, बातचीत, गपशप और सैर सपाटा भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बैक हैंड पे काफ़ी काम होता है कि जिसकी वजह से अभी तक हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमने बातचीत शुरू कर दी है। टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर जो एवरेज जो बढ़ रहा था उसको कुछ हद तक जो है कहीं ना कहीं पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएशन बढ़ रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और ये जो आपने जिस तरह अभी बताया कि जो दर्जा हरारत जो है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसी तरह जो दूसरे हैज़र्ड्स हैं, जिस तरह सैलाब है या जिस तरह आंधी तूफ़ान है या ड्राउट है या बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ये इवेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया में पाकिस्तान, जिस तरह सबको पता है कि पिछले 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान जो है टॉप जो 10 कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इस साल जो जर्मन वॉच का जो इंडेक्स जो उन्होंने डेवलप किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है इस हवाले से सबसे टॉप पे है। तो पाकिस्तान की जो एक जो जियोफिज़िकल जो सिचुएशन है उसके हवाले से हमें ग्लेशियर्स जो है वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं।
हमारे पास कोस्टल एरिया, वो जो सुनामी के ख़तरात हैं वो भी ज़्यादा हैं, हमारे ड्राउट के भी हैं, फ्लड के भी हैं। तो ये सारे के सारे जो मसाइल हैं वो हमारे पास जो हैं वो हैं, लेकिन हमें उसको किस तरह कोप करना है और उसके साथ हमने किस तरह निपटना है, इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और उस पे काम उस सूरत में ही हो सकता है कि हम इसको रिकग्नाइज़ करें कि ये हमने ही करना है। बाहर हमें देखने से ज़्यादा हमें ख़ुद ये देखना है कि क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर नहीं है तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम जो है बायलैटरल डिस्कशन करके ऐसे रिसर्च करें कि हम जो है लोकल सॉल्यूशंस जो है उनको सामने लेकर आएँ। इसी तरह जो हमारे जो अभी हम रेस्क्यू और उसके हवाले से बात कर रहे थे, अगर कम्युनिटी बेस्ड जो है ये सिलसिले हों कि कम्युनिटी जो है उसको ट्रेन करके हम ये सहूलतें मुयसर करें, तो आज जिस तरह ये हुआ कि वो आपने एक वाक़या पिंडी में कि एक साहब और उनकी बेटी जो है वो अपनी कार में जा रहे थे और वो अभी तक नहीं उनका पता चला कि क्या हुआ है। लोग वीडियो बना रहे थे, लोग जो है वो उसके तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन किसी से ये नहीं हुआ कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते या कोई SOP कोई अगर होता। तो अगर कम्युनिटी बेस इस तरह के जो ट्रेनिंग्स दी जाएं तो हम बहुत से आसान सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। रिजवान साहब इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। रिजवान साहब, एक तो ये कि इन मौसम में ये जो मौसम है अब जो शुरू हो गए मानसून, प्री मानसून वगैरह, इसमें एक तो इमरजेंसी नाफिज की जाए कि भाई आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे मौसम में किसी को ना जाने दें। दूसरा ये भी है सर, बड़ी अच्छी बात की, एजाज साहब की बात को भी टेक ऑन कर ले कि कम्युनिटी को भी ट्रेन करें ना। अब हमारे यहाँ लोगों का क्या है, वीडियो बना के वायरल कर देते हैं लेकिन मदद को पहुँचने के लिए तैयार नहीं, जबकि हम दूसरे ममालिक में देखते हैं वहाँ पे लोग जितनी हद तक मुमकिन कोशिश होती है सब रेस्क्यू कर रहे होते हैं। आज मैं आई थिंक आपके प्रोग्राम के इससे मैं दोबारा एक और चीज़ जो है वो ज़रूर बताना चाहूँगा कम्युनिटी के लिहाज से। आपको याद होगा जब एक नॉर्दर्न एरिया में एक बच्चा डूबा था, उसको फिर एक किसी ने CPR करके तो उसको रिवाइव किया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हमें एक लाइफ सेवर प्रोग्राम लॉन्च करना है। आज एक बड़ी आसान सी ऐप है, इट्स कॉल्ड पाक लाइफ सेवर, जहाँ पे हम फ़ोन पे इतना टाइम ज़ाया करते हैं। मैं लोगों से अपील करूँगा, हमारे पास ऑलरेडी उसके ऊपर 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी जितना हर पाकिस्तानी, हमारे कोशिश है कि हर घर में एक फर्स्ट एडर या बंदा ट्रेन हो। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने पहले कोशिश की थी 2001 और 2 में, बहुत बड़ी एक एफर्ट हुई थी जिसमें हमने नेशनल रिफॉर्म्स करके सिविल डिफेंस को रिस्ट्रक्चर करके तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो दैट्स व्हाई वी एंडेड अप एस्टैब्लिशिंग दिस सिस्टम ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें आज सिर्फ ये नहीं है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो मेन है वो तो है, इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर, वाटर रेस्क्यू, ये सारी टीमें हैं जो प्रोफेशनल टीम है, लेकिन उसके अलावा ये काफी नहीं होती जब एक बड़ा सामने आ जाता है। तो इसलिए जापान के मॉडल पे और दूसरे मॉडल्स के ऊपर हमारी अब पूरी कम्युनिटी टीम्स है। सो बेसिक लेवल है जहां पे आप CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम के जरिए इजीली सीख सकते हैं और करीबी किसी भी अपने स्टेशन के ऊपर जाके आप बाकायदा वो आपका एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि पाक लाइफ सेवर जरूर देखें। मैं एजाज साहब से भी कहूंगा कि जरूर जाके उसको देखें और उस ऐप को जरूर जो है वो डाउनलोड करें। आई थिंक दैट्स समथिंग। अच्छा सर, और इसको जितना हम लोग सब अवेयरनेस कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और इसके बाद है, दूसरा अगला लेवल है रेस्क्यू स्काउट प्रोग्राम। उसमें आपको दूसरे लेवल के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद तीसरा लेवल है, अगर आप और उससे आगे आगे जाके, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में शुरू हो चुका हुआ है, पंजाब में हम सब में अब करा रहे हैं, और तीसरा लेवल है जहां पे आप अगर अपनी इलाके की टीम बनना चाहते हैं तो इट्स कॉल्ड कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसके लिए एक इंटरनेशनल कोर्स है कॉल्ड कैड्रे, कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस। ये USAID का प्रोग्राम है और इस पूरे रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर स्टैंडर्डाइज किया गया था फॉर द एशिया पैसिफिक प्रोग्राम्स वो बहुत है, करा रहे हैं, पॉलिसीज भी ताकि बहुत उसमें हर है यूनियन सर। काउंसिल में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है। मैं कह रही हूँ प्रोग्राम्स तो बहुत है, पॉलिसीज भी, जैसे हम कह रहे हैं कि मौसमियाती पॉलिसीज तो कब की अमल दरामद नहीं होता, अब प्रोग्राम्स तो हैं, लेकिन आवाम को किस तरह उसमें जैलिन किया जाए, उनको किस तरह इधर रागिब किया जाए। वायरल वीडियोस तो आवाम देखती है लेकिन ट्रेनिंग के लिए आवाम नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात सही है। दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। यहाँ पे आई थिंक जितने भी हमारे लोग हैं उनको जहाँ पे टूरिज्म के लिए जरूर जाएं, लेकिन थोड़ी सी पहले चेक कर लें कि बारिशें तो नहीं हो रही, और अगर बारिश हो रही है तो रास्ते में तो आप एक दिन उसको डिले कर लें या कुछ और कर लें, या पहले से वेदर की अब फोरकास्टिंग आई होती है तो वो जरूर चेक करके जाएं, ताकि व्हेन यू ट्रैवल सेफली। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप सेफ ट्रैवल जो है वो करें और अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। अच्छा सर, पहली तो चाह रही चीज थी कि यही। आप दूसरा, ये चेंजिंग फिनोमेना है, ये USA, स्पेन, हर जगह पे आपको मिलेगा। जी अब ऐसे ये ही है है। कि लोगों ने कुछ तैयारी रखनी है।
और इसी तरीके से हमारी जो वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज है उनको अपना स्ट्रेंथन करना है ताकि वो इफेक्टिवली हर इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो। तो पहले तो नंबर ही नहीं था, आज पीटीए ने एक नंबर इशू कर दिया हुआ है जो कि आप सब जानते हैं 1122 है, चारों प्रोविंसेस में इस वक्त चल रहा है। अगर आप वहाँ पे डायल करते हैं, उनकी कैपेसिटी है डिफरेंट लेवल्स पे, जो साउथ में भी अब हमारे सिंध और बलूचिस्तान भी उसको कर रहा है ताकि उनकी भी कैपेसिटी इसी लेवल पे हो। लेकिन लोग भी, जिस तरह आज वाला भी एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो, अगर आपको सामने हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, आई थिंक ये रिपीटेडली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने ऐड भी देखा है, बार बार चल रहा है कि 3 चीजों का ख्याल रखें। नंबर 1, जब तेज बारिश हो रही है, अनलेस इट्स नॉट कोई इमरजेंसी नहीं है, तब बाहर ना निकले। अगर कोई ऐसा एरिया जहां पे पानी खड़ा है उसको अवॉइड कर ले, एक लंबा रास्ता ले ले, लेकिन उस पर मत जाए। आपको नहीं अंदाजा डेप्थ का क्या है, आपको नहीं पता कि वहां पे गटर खुला हुआ है या नहीं है। ये इस किस्म की चीज पे जाना इज वेरी डेंजरस, और स्पेशली जब आप देखते हैं पानी तेज चल रहा है, उसको जल्दबाजी में किसी सूरत क्रॉस करने की कोशिश मत करें। तीसरा, हिल टॉरेंट्स और ऐसे एरिया में आप सोचते हैं कि काफी साल तक नहीं हुआ, और वहां पे जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं या कुछ और करते हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी को भी और अपने जानो माल को दोनों को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उसको नहीं करेंगे तो फिर देन ये सारी जो प्रॉब्लम्स और चैलेंज है ये आएंगे। ये एक वेदर चेंजिंग फिनोमेना अभी आपने यूएसए में देखा, स्पेन में देखा, यूरोप में गर्मी देखी, अमेरिका में जिस किस्म के आपके आ रहे हैं, ये सारे के सारे हैं। उनके लिए अब तैयारी, उनके लिए हम रिव्यू भी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत चीजों को स्ट्रेंथन किया गया है सर। ये तो एजाज साहब वो चीज़ें हो गई जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे करना, और आवाम की अवेयरनेस भी इसमें हमने इसको शामिल कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से इनोवेटिव मेथड्स जो कि नेचर बेस्ड हैं उनको क्या इस्तेमाल में किया जा रहा है, कि उन पर काम हो रहा है? देखिए, बहुत सारे जो है बहुत आसान सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे बहुत से ऐसे जगह जहाँ पे अभी सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, वो उस वजह से आ रहे हैं कि वहाँ से हमने जंगल को ख़त्म कर दिया, दरख्तों को काट दिया, जिसकी वजह से क्या है कि जो टॉप सॉइल, जो बड़ा फर्टाइल सॉइल होता है, जैसे ही बारिश का पहला रेला आता है वो सॉइल जो है वो बह जाता है। अब दोबारा टॉप सॉइल को बनाने में सदियां, मतलब है कि बहुत सारे साल जो हैं वो लग जाते हैं, 10-15 साल 20 साल जो है जो प्रोडक्टिव सॉइल जो है वो बनता है। इसी तरह जो अगर हम जो शहरों के जो वो देखें, शहरों में जो हमारी इंक्रोचमेंट है ऐसे एरियाज़ में, तो ये आसान सोल्यूशन है। इसमें कोई, जैसे अभी इस वक्त जो है इस्लामाबाद और बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, इस्लामाबाद में देखें ना आप, सैदपुर और बहुत सारी जगह है जो हालात वहाँ पे जी। एक तो इस हवाले से, दूसरा जो पानी की जो हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल नीचे जा रहा था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें उसको वाटर रिचार्ज, ये जो पानी जखीरा करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। यही मैं कह रहा था कि वो जो है ना रिचार्ज वेल्स जो हैं, जो कि बहुत आसान हैं, उनको डेवलप किया जाए। घर के लेवल पे जो है रिचार्जिंग जो है आप कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके, ताकि जो हमारा एक्वाफर है, जहाँ पे हमारा पानी का जो ज़ख़ीरा है, जो हमारा बैंक अकाउंट है बेसिकली, वो जो है वो इंटैक्ट रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज होता रहे। इसी तरह छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। हम बड़े डैम्स की बात करते हैं जिसके लिए ना हमारे पास पैसा होता है, ना टाइम होता है, तो ना तो बड़ा डैम बनता है और ना छोटा डैम बनता है। छोटे डैम का ये फ़ायदा है कि कम से कम आपका जो इलाका है वो रिचार्ज हो जाता है, एक्वाफर जो है वो दोबारा रिचार्ज जब होता है तो जो इलाके के लोग हैं उनको अपनी फसलों के लिए, पीने के लिए और जो इस्तेमाल के लिए पानी जो है वो ज़्यादा देर तक मैसर हो सकता है। तो हम जो है, हमें बड़े सॉल्यूशंस की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हम कर सकते हैं छोटे सॉल्यूशंस जो हैं, छोटे लेवल पे जो काम हैं, पौधे लगाएं, रिचार्ज करें, और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, और इसी अहम बात पर जो है मैं इस सेगमेंट को इख्तिताम पजीर करूंगी। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है कि ये आफत है, इस आफत के लिए पूरी कौम को मिनहसुल कौम बनकर जो है ना वो अपना किरदार अदा करना होगा। जिस तरह हमने डिस्कशन की कि ऐसे मौसम में अवॉइड करें आप नॉर्दर्न एरिया जाने के, गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने के, एडवेंचर करने के, और जो छोटे मोटे जो इंसान खुद बजाते खुद काम कर सकता है कि पौधे लगा ले। और सबसे बड़ी जो बात है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है, हाउसिंग स्कीम्स को जो है वो फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को ख़त्म करना होगा किसी भी एंड पर जाकर इसको, क्योंकि ये पहला और आखिरी तबाही नहीं है। अगला साल अल्लाह खैर करे। यहाँ मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके बाद ब्रेक दूसरे सेगमेंट पर बात होगी।
मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। बोसीडा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंदो महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो है एक अहम सिफारती मिशन पर अमेरिका के दौरे के में मौजूद हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें आलमी और इलाकाई चैलेंजेस, कसीरुल जहती निज़ाम की मजबूती और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के उमूर के हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई है। इसहाक़ डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आला सतह के सियासी फोरम से जो पॉलिसी के हवाले से बड़ा अहम खिताब किया है, और जो अपडेट है उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि उन्होंने अभी जो डिबेट है उसका इनेकाद किया गया था, उसमें उन्होंने बात की कि तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ेकार को मौसर बनाया जाए। उस हवाले से करारदाद मंजूर हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से ये अहम जो है करारदाद पेश की थी। सो इसी हवाले से बात करेंगे हम कि ये जो दौरा अमेरिका है सिफारती लिहाज से कितनी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मलिक मंजूर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मुनीर अकरम, साबिक पाकिस्तानी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा। दोनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। मुनीर साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? एक तो हम पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, हमारी डिप्लोमेसी भारत के जंग के हवाले के बाद से जो है एक मिशन पर पाकिस्तान जो है इस वक्त मौजूद है। इस वक्त आप नायब वज़ीर आज़म के जो दौरा अमेरिका है और अहम खिताब रहा है जो उन्होंने किया है, उसको किस तरह देख रहे हैं सर? जी, बहुत मेरे ख्याल में आज जो हमने हासिल किया है, जो करारदाद मंजूर सिक्योरिटी काउंसिल में हुई है, वो काफ़ी अहम करारदाद है। उसमें अगर आप जो नुक्ते उसमें देखेंगे, उसमें पाकिस्तान का जो मौजू है कि सलामती काउंसिल की रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशंस की मीडिएटरी काबिलियत है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करके और मसले हल करने हैं। तो इस पे तवज्जो हमारी रही है काफ़ी सालों से, और ये करारदाद जो अडॉप्ट हुई है, इसमें पाकिस्तान का मौजू बिल्कुल सामने आया है और इंडोर्स हो गया है कंसेंसस के साथ। तो वो मेरे ख्याल में बहुत एक ठीक है। मलिक मंजूर साहब, डेवलपमेंट है। और जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं। जी सर, ठीक है। मलिक मंजूर साहब, यकीनन करारदाद पेश हुई है, बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा आप सलामती कौंसिल के मुबाहिरे की सदारत करना पाकिस्तान के लिए ये कितने बड़े एजाज़ की बात है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है सफ़ारती और सियासी लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल उसकी प्रेसिडेंसी है, तो मुख्तलिफ़ बैन-अक़वामी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो मुबाहिसे हैं, उनकी सदारत जो नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान बैन-अक़वामी सतह पर एक मुसलमा हकीकत है कि हमारी जो बैन-अक़वामी सफ़ारती कोशिशें हैं उनको बहुत पज़िराई मिली, और पाकिस्तान को जो बयानिया है उसको भी आलमी बरदरी ने बहुत पसंदीदगी से देखा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि आलमी सतह पर जो अमन इस्तेहकाम है उसके फ़रोग़ के लिए इक़दाम किया जाए। और आज की जो करारदाद है, यकीनी बात है कि आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के हवाले से एक संग मील की हैसियत रखती है, और एक बड़ी अहम पेशरफ्त और सफ़ारती एक अचीवमेंट है कि रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की हौसला अफजाई की गई कि वो तनाज़ात को शिद्दत इख्तियार करने से पहले रोकने के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करें। देखिए, जो आलमी सफारतकारी है, तनाज़ात की जो रोकथाम है, जो मीडिएशन है, इत्तेमाद साजी है,
और मुख्तलिफ और इक़दाम हैं जिनके ज़रिए जो सहूलतकारी है, फैसिलिटेशन है, उसको तक़वियत मिलती है। और पाकिस्तान तो हमेशा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अमन कोशिशें हैं उसमें बहुत एक अहम किरदार अदा किया। आप देख सकते हैं कि जितनी भी तनाज़ात हैं उनको मौसर और बहुत ही जामिया जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए हल करने की ज़रूरत पे जोर दिया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने हालिया अचीवमेंट हासिल की है, एक तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं उनकी जो वहाँ सफ़रा है, उनकी जो मुख्तलिफ सफारती जो कोर है उसको नायब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तफसील के तौर पे बताया कि जो पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल है, जो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने देखे, जो दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो डिजिटल हब है यूथ के हवाले से और दीगर इक़दामात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है ताकि पाकिस्तान मुआशी इक़्तिसादी और जो दीगर मामलात हैं उस पर ओवरकम करने के हवाले से हमारी जो कोशिशें हैं उस हवाले से। और दीगर ये देखें जो गज़ा की सूरत हाल है, मसला कश्मीर की सूरत हाल है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और देख सकते हैं कि जो आलमी सतह पर जो खुराक की किल्लत का मामला है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो ट्रेड डिप्लोमेसी है, इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, तो ये कसीरुल जहती एक मैं समझता हूँ कि दौरे के अवामिल है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का जो अक़वाम आलम में एक मकाम है, उसको बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट किया गया है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी बहुत नतीजा खेज बिल्कुल सही साबित हो बात रही की है। मुनीर साहब। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान ने बारहा बात की है और अपना किरदार अदा निभाया है उन्होंने। इस वक्त हम अगर भारत के नैरेटिव को देखें तो यकीनन अब वो उस तरह से बिक नहीं रहा जिस तरह से भारत बेचना चाह रहा था, जबकि पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है ना सिर्फ करके दिखाया है बल्कि अब दुनिया इसको एक्नॉलेज भी कर रही है। अब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ कट गई थी जी। मेरी नज़र में तो ये सही है कि भारत की जो नैरेटिव है उसको काफ़ी एक सेटबैक हुआ है ये जंग में, और जंग के बाद में जो कुछ उन्होंने हरकतें की हैं वो दुनिया मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी जो नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारे नायब वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद हैं और जो हमारी टीम ने काम किया है और उससे ये करारदाद मंजूर हुई है। इसमें बिल्कुल जो पाकिस्तान का मौजू है, पाकिस्तान की जो रुख है वो मानी गई है और प्रोजेक्ट की गई है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है। मलिक मंजूर साहब, भारतीय नायब सदर से ऑपरेशन सिंदूर का सच छुपाने के लिए ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। क्या मोदी सरकार दबाव बढ़ाने का ये मकसद है, सिर्फ हसास मालूमात को आवाम से दूर रखा जाए, यही मकसद है मोदी का? देखिए, एक तो यह है कि मोदी जो सरकार है उसकी जो रियासती सतह पर दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है और स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत मुकम्मल तौर पे तनाई का शिकार है। और बैनुल-अक़वामी फोरम पे जितने भी मुबासे हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आप SCO को देख लें, चाइना में दीगर और देख लें कि जो उनकी जो वज़ारती सतह पे डेलीगेशन जाते हैं उनको इंतहाई एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जितना फेल्ड नैरेटिव था वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता था। अब ये भी देख लें कि वहाँ की जो हुकूमत है और उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। और जो उनकी हुकूमत है उसको मल्टीपल जो चैलेंजेस उसका सामना है, यानी कि लोग सरापा एहतजाज है, अपोजिशन की तरफ से बड़ी शदीद रेजिस्टेंस का सामना है मोदी सरकार को। तो जो एंटी मुस्लिम उनका एक नैरेटिव है सिर्फ सियासी मफादात के असूल के लिए। अब जिस तरह ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये भी उनके सियासी अज़ायम की तकमील की एक नाकाम कोशिश थी। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जितनी पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस वजह से उनको शदीद मुज़ामत का सामना और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो उनकी सुबकी हो रही है, आप देख सकते हैं कि हमारी जो सफारतकारी है, हमारी जो सियासी इक़दामात हैं, मुख्तलिफ दुनिया के सरबराहान को एतमाद लेने के हवाले से जो हमारे मेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो भारत को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंज का सामना, आप देखिए उनकी फोर्सेस के अंदर आप देख लें कि वहाँ उनकी जो रेट है बिल्कुल ना होने के बराबर है और वो दस्तों के रवां है। आप देख सकते हैं उनके एयरफोर्स का देख लें, नेवी का देख लें, दीगर उनकी जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है वो एक दूसरे पे जो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करें, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जो दिफाई हिकमत अमली है
वो भी बिल्कुल नाकाम हो गई है। और हालिया इस जंग में जिस तरह उनकी एक अजियतनाक, उनको जो एक बहुत इबरतनाक एक शिकस्त हुई है पाकिस्तान के हाथों एक बर वक्त फौजी कार्रवाई के नतीजे में, तो पाकिस्तान की फोर्सेज ने पाकिस्तान को जो इलाकाई खुद मुख्तियारी है, जो सलामती है, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से जो इकदाम किए हैं, उससे यकीनी बात है कि पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है। और अब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद इतराफ़ करें जी उनके हाँ जी उनके जो तैयारे गिरे हैं और उनका जो हालिया बयान है, आप देख सकते हैं कि ये भी एक हमारी सफारती अचीवमेंट है कि दुनिया की जो सुपर पावर, उसका जो प्रेसिडेंट है वो एक्नॉलेज कर रहा है हमारी एयर फोर्स और हमारी जो दीगर फोर्सेज उनकी जो अचीवमेंट है इस जंग में, उनको एक्नॉलेज किया गया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। बिल्कुल सही कहा। मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से और एक बार फिर जो है मसले कश्मीर के हवाले से बात की है और पाकिस्तान में जो बैरूनी मुआवनत है, दहशतगर्दी में जो ख़ासतौर पे फितना हिंदुस्तान है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से बात की। लेकिन कश्मीर के मसले के हवाले से करारदाद पहले से मौजूद है, लेकिन उस पर उस तरह से जो है वो इन्फोर्समेंट नहीं की जाती रही है। हमेशा सवाल उठाया जाता है कि क्या वजह रही है कि ये यूएन उस तरह से एक्टिव रोल नहीं करता कश्मीर के मामले पे। जी देखें, जहाँ तक कि यूएन है, यूएन की जो करारदाद कश्मीर पर है उससे बेहतर हमें करारदाद नहीं मिल सकती है। वो करारदाद नंबर 47 अगर आप देखें, वो कहती है कि कश्मीर का मसला हल होगा प्लेबिसिट के तहत, यूएन सुपरवाइज प्लेबिसिट होगा और कश्मीरी अवाम खुद मुख्तारी के तहत अपनी डेस्टिनी वो चूज करेंगे। ये भी हमारा मौजू है, ये लीगली ये है, बिल्कुल सही पोजीशन है। अब सवाल ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी। इन्फोर्समेंट एक्शन जो है वो चैप्टर 7 चार्टर की चैप्टर 7 के तहत होता है और उसमें एक हमें पूरी जो दुनिया है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका सपोर्ट की ज़रूरत है। अब कुछ मेंबर्स हैं सलामती काउंसिल में जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं और वो इन्फोर्समेंट एक्शन की करारदाद नहीं मान सकते हैं इस वक्त। तो हमारी कोशिश यही है कि मीडिएशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू हम इस मसले को हल करें और इसीलिए जो आज करारदाद मंजूर हुई है उसमें यही कहा गया कि सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट किए जाएं और जो सेक्रेटरी जनरल का और यूनाइटेड नेशंस की जो मीडिएटरी पावर्स हैं, आर्बिट्रेशन की पावर्स हैं, वो सब इस्तेमाल किए जाएं इस मसले को हल करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, सही स्टेप है हमारी पोजीशन की तरफ। ठीक है मलिक मंजूर साहब, आपका क्या टेक है इसमें? एक करारदाद तो पहले से मौजूद है, फिर पाकिस्तान ने एक करारदाद पेश की है जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपकी नज़र में क्या है, क्या वजह है कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती है? देखिए, पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको एक तकवीत मिली इस करारदाद के ज़रिए। आप देखें कि इस करारदाद में ये कहा गया है कि जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, इलाकाई तंजीमें हैं, ज़ैली तंजीमें हैं, वो एज ए रुकन ममालिक की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उस पर इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाने के बारे में ज़रूरी इक़दाम करें। तो जो कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से जो आज करारदाद मंजूर हुई है, इसमें भी पाकिस्तान ने अमन सलामती की बात की है, बैनुल-अक़वामी पीस की बात की है, स्टेबिलिटी की अगर बात की है, तो यकीनी बात है कि भारत जो है वो मसला कश्मीर पे जो करारदाद है उस पर अमल दरामद करने से इनकारी है। देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कहा है कि इस करारदाद पे अमल दरामद किया जाए और जो कश्मीरियों का हक़ खुदरादियत है उसके तहत उनको ये आज़ादी दी जानी चाहिए, क्योंकि सलामती कौंसिल का के एजेंडे पर जो ये करारदाद है उसका यानी कि एक हल तलब एक अहम तरीन ये इशू है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे की करारदाद पे अमल दरामद ना होना, यकीनी बात है कि उस इदारे की और आलमी बरादरी का जो दौरा में आ रहा है उसकी भी अक्कासी होती है कि वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और जनूबी एशिया में जो पायदार अमन है उसके रास्ते में ये बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि जब तक मसला कश्मीर को हल नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दी कश्मीरी की जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक, तो जितनी भी आलमी सतह पर कोशिशें हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन हो, इस्तेकाम हो, तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मसला कश्मीर है। और ये एक मुसलमा हकीकत है
कि ये जो तनाज़ा है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ये स्टांस है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको तस्लीम करती है कि ये हल तलब इशू है और ये होना चाहिए। लेकिन जो भारत की रवायती हटदर्मी है और जो रियासती दहशतगर्दी है और जो स्पॉन्सर टेररिज्म है और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, देखिए इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जितने भी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि सफारती और सियासी जो दबाव है वो भारत पे बढ़ना चाहिए, और जब तक उन पे ये दबाव नहीं बढ़ेगा यकीनी बात है कि ये मामला हल तलब रहेगा। उसकी वजह से जो तनाव है, कशीदगी है और एक जो तसादम है, देखिए इस खित्ते में बढ़ता रहेगा, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो पॉवर्टी है उसमें भी इजाफा होगा। ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने के हवाले से भारत ने हमेशा मज़मूम साजिशें की हैं, लेकिन खुदा का ये फजल है कि इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पाकिस्तान के मफाद में है, और जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे एक मज़मूम हमला करने की जो एक कंस्पायरेसी की थी भारत ने, उसको बहुत ही बी फिटिंग रिस्पांस दिया गया, और अब वो दोबारा इस मामले में सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान की जो दिफा है वो नाकाबिल तस्कीर है। और पाकिस्तान की एक्सटेंडेड पॉलिसी है कि कश्मीर का जो मामला है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासी और सफारती अंदाज में पाकिस्तान ने इंतहाई मुतहरक अंदाज में उठाया। मुनीर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई है इसमें कि पाकिस्तान ने UN में जो सी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन है उसके पायदार इस्तेमाल से मुतालिक जो है वो जो है BBNG उस पर साइन कर दिए हैं। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, ये बहुत एक अहम कन्वेंशन है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत एक एक्टिव रोल प्ले किया है, और ये कन्वेंशन का यही है कि जो भी रिसोर्सेज हैं ओशंस में और अंडर सी में जो रिसोर्सेज हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन अगर होगी, पहले तो सोच समझ के हो एक्सप्लॉयटेशन, यानी उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ना हो, और दूसरी चीज़ अगर जो भी उसको एक्सप्लॉयट करेगा उसकी बेनिफिट्स पूरी दुनिया को मिल सकती हैं, और उसकी बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिलनी चाहिए और इक्विटेबली मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। ये सब ये ओनरशिप सब की है ये ओशंस की, तो इसलिए ये बहुत अहम कन्वेंशन था, और हमने अब इसको साइन और रेटिफाई किया है। तो हम अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी कन्वेंशन की, उसमें बैठेंगे और जो फैसले होंगे उसमें हम शामिल होंगे। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और यकीनन पाकिस्तान ने जो है वो काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बाद जो है बड़ा एक्टिव रोल अदा कर दिया है। पहले से भी वो दुनिया भर का जो आलमी तनाज़ात पर मबनी जो इश्यूज़ थे उनमें उनको पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो पेश रहा है, और इस बार भी जो है पाकिस्तान आलमी तनाज़ात का बराबरी और पुरअमन तरीके से हल चाहता है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाएंगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।